अगला एग्जाम्पल है, दिस टेबल इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ योर्स। दिस टेबल, ये टेबल जो है इज ट्वाइस हैवियर। ट्वाइस का मतलब दो गुना, जिसको हम लोग कह देते हैं। ये टेबल जो है दो गुना हैवियर, भारी है, देन बजाय दैट ऑफ योर्स, उस तुम्हारी वाली से, एंड थ्राइस और तीन गुना, एज चीप एज, उतनी सस्ती है जितनी की दैट वन वो वाली है। बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, और गलत है तो किस पार्ट में। देखिए यहां ट्वाइस है और यहां थ्राइस है। देखिए कई बार हम लोग कह देते हैं ट्वाइस दो गुना, या फिर हम लोग इसको टू टाइम्स भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग कह देते हैं तीन गुना थ्राइस, या फिर हम लोग इसको थ्री टाइम्स भी कह देते हैं। चार गुना हो तो फोर टाइम्स भी हम लोग कह देते हैं। पांच गुना फाइव टाइम्स, सिक्स टाइम, 10 टाइम्स, हजार गुना 1000 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक गुना, तीन गुना, चार गुना, 10 गुना, हजार गुना। इन सब के बाद में जब हम डिग्री लगाते हैं तो वो एज पॉजिटिव प्लस एज की संरचना ही होती है। यानी कि इन सब के बाद में जब हम डिग्री लगाएंगे तो वो एज पॉजिटिव प्लस एज की संरचना में ही लगेगी। हम इनके बाद में कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। तो सेंटेंस को पढ़िएगा, दिस टेबल इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ योर्स। दो गुना ज्यादा भारी है बजाय तुम्हारी वाली से, एंड थ्राइस और तीन गुना, एज चीप एज। देखिए थ्राइस, इन सब के बाद में डिग्री कैसे यूज होगी, एज पॉजिटिव प्लस एज, और यहां पर थ्राइस के बाद में एज चीप एज ही यूज किया हुआ है। यानी ये वाला हिस्सा हमारे लिए सही है। हमेशा इसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब भी दो गुना, तीन गुना, चार गुना की हम लोग बात करेंगे, कि थ्राइस एज चीप एज, तीन गुना सस्ती है दैट वन बजाय उस वाली के। यहां तो सही है, लेकिन यहां चेक कीजिएगा, ट्वाइस दो गुना, हैवियर देन, आगे क्या इस्तेमाल कर दिया है, जी हां हैवियर देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज हुआ है, जो कि गलत है। यहां होना क्या चाहिए था, जी हां ट्वाइस हो या टू टाइम्स हो, एज पॉजिटिव प्लस एज का ही यूज होता है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होता, दिस टेबल इज ट्वाइस एज हैवी एज दैट ऑफ योर्स। एज हैवी एज दैट ऑफ योर्स, दो गुना भारी है बजाय तुम्हारी वाली से। तो ट्वाइस हो या थ्राइस हो, फोर टाइम्स हो, 10 टाइम्स हो, 100 टाइम्स हो, 1000 टाइम्स हो, उसके बाद में जब हम डिग्री लगाते हैं तो हमेशा एज पॉजिटिव प्लस एज की संरचना में ही लगती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, यू आर एन अफ्रेड गाय। तुम एक अफ्रेड गाय, गाय का मतलब यहां लड़के से है, बॉय। तुम एक डरपोक लड़के हो। एंड आई नो, और मैं जानता हूं, यू कैन नेवर डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इन योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी में। देखिएगा, यू आर एन अफ्रेड गाय, तुम एक डरपोक लड़के हो, एंड आई नो, और मैं जानता हूं, यू कैन नेवर डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इन योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में। एडजेक्टिव क्या है, जी हां गाय, ये तो हमारा क्या है, नाउन, और अफ्रेड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। चेक कीजिएगा, ये अफ्रेड नाउन से तुरंत पहले है, तो कौन सी पोजीशन बनी, जी हां नाउन से तुरंत पहले वाली पोजीशन अट्रिब्यूटिव पोजीशन होती है। देखिए जिस समय हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे उस समय हमने पोजीशंस की बात की थी, और पोजीशंस हमने एडजेक्टिव्स की तीन पार्ट्स में डिवाइड की थी, अट्रिब्यूटिव, प्रेडिकेटिव एंड पोस्ट पोजीशन। ज्यादातर एडजेक्टिव्स को हम लोग तीनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी थे जो सिर्फ वन वे ही लेते थे, यानी एक ही तरीके से इस्तेमाल होते थे, और उनकी हमने एक लिस्ट की भी बात की थी। जी हाँ बिल्कुल, अफ्रेड उनमें से एक है। अफ्रेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है। हमने बात की थी अफ्रेड की। अफ्रेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जी हाँ जो केवल और केवल प्रेडिकेटिवली ही इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं। अफ्रेड किसके लिए यूज हो रहा है, जी हाँ आई के लिए। बीच में क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव बना। अफ्रेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होता है और प्रेडिकेटिव ही यूज है, ये हमारा सही है। लेकिन हमने यहां पर किस तरीके से इस्तेमाल कर दिया है, जी हाँ इसको नाउन से तुरंत पहले इस्तेमाल कर दिया है, जो कि गलत है। इस तरह से अफ्रेड का यूज हम एट्रिब्यूटिवली नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा,
हम वाक्य का मीनिंग भी नहीं चेंज कर सकते, हमें मीनिंग यही रखना है। तो हमें अफ्रेड का ही मीनिंग देने वाला एक ऐसा एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा जो कि एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल हो सके। तो हम लोग कह सकते हैं यू आर एन अफ्रेड गाय। अफ्रेड के स्थान पर हम लोग टिमिड का यूज भी कर सकते हैं। टिमिड का मतलब भी डरपोक या दब्बू किस्म से ही होता है। यू आर एन टिमिड गाय, तुम एक डरपोक लड़के हो। टिमिड का मतलब भी डरपोक से ही है, यानी कि अफ्रेड से ही है, और टिमिड जो है वो एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल हो सकता है। अब हमारा सेंटेंस सही है। यू आर एन टिमिड गाय, तुम एक डरपोक लड़के हो, एंड आई नो, और मैं जानता हूं, यू कैन नेवर डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारा सेंटेंस सही है। अगला वाक्य है हर सिस्टर इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू। हर सिस्टर इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन यू। उसकी सिस्टर काफी अच्छी है, हालांकि उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि तुम हो। देखिए यहां 2 डिग्री एक साथ यूज हुई हैं। गुड पॉजिटिव डिग्री है और बेटर कंपेरेटिव डिग्री है। देखिए यहां 2 डिग्री एक साथ यूज हुई हैं। हर सिस्टर इज एज गुड। हमने बात की थी जब भी हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, तो एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज करते हैं, और जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज हम लोग करते हैं। यहां इस वाक्य के 2 हिस्से हो रहे हैं। यहां इस वाक्य में 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स में 2 अलग अलग डिग्री हैं, गुड और बेटर। गुड कौन सी डिग्री है? जी हाँ, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और बेटर कौन सी डिग्री है? ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। तो हर सिस्टर इज एज गुड। एज गुड, एज मौजूद है, पॉजिटिव मौजूद है, लेकिन इसके बाद क्या गायब है? जी हाँ, एज का यूज नहीं हुआ है। दोनों तरफ एज का यूज होता है, बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन यहां हमारा क्या है? एज यहां पर नहीं लगाया हुआ, यानी कि हमें इस बी पार्ट के अंदर इसका एज भी देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एज गुड एज। देखिए यहां एरर जो है वो बी पार्ट में ही होगी। आप इसको सी पार्ट में यहां एज लगा करके नहीं ठीक कर सकते। वाक्य तो यहां एज लगाने से भी ठीक होगा, लेकिन आपको ये देखना है ये एज जो है किसका भाग है। जी हाँ, वो इसी बी का ही एक पार्ट है, इसी हिस्से का एक भाग है, तो हमें इसे बी पार्ट में ही रखना होगा, एज गुड एज। और आगे कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन हमारे पास मौजूद है, यानी ये संरचना पूरी है। यहां अधूरापन था। हर सिस्टर इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। अगला सेंटेंस है ही इज नाउ 10 years एल्डर देन हिज सन। वो जो है अब 10 साल बड़ा है बजाय हिज सन, उसके बेटे से। हु इज नाउ 9 years ओल्ड, जो कि अब 9 साल का है। यहां पर एल्डर का यूज हुआ है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है ओल्डर और एक होता है एल्डर। ओल्डर जो है ये बना है ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एल्डर की जहां तक बात है, इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। हाँ, सुपरलेटिव हम लोग इसकी एल्डेस्ट कर देते हैं, ठीक, इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। एल्डर बड़ा भाई, एल्डेस्ट सबसे बड़ा, तो जब तक 2 नहीं होंगे तब तक हम तुलना नहीं कर सकते, इसलिए पॉजिटिव डिग्री इसकी नहीं होगी। एल्डर और एल्डेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ही इसकी होती है। दोनों में अंतर है। देखिए ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट ये हम लोग एज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं एज या फिर पुराना। ये व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ये वाली चीज जो है उस वाली से ज्यादा पुरानी है, ठीक, व्यक्तियों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनसे ज्यादा बड़ा है। एल्डर और एल्डेस्ट ये भी हमारा एज के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है। यानी आपका जो भाई है, ब्लड रिलेशन आपका है, खून का रिश्ता जो है, वहां केवल एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल होता है। ये मेरा बड़ा भाई है तो हम उसको एल्डर ब्रदर बोलेंगे, और अगर वो आपका भाई नहीं है, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उनकी हमें एज की तुलना करनी है तो हम ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट में जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन की तुलना करेंगे तो हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करेंगे। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही इज नाउ 10 years एल्डर, वो अब 10 साल ज्यादा बड़ा है, देन हिज सन, बजाय उसके बेटे से। ही वो जो है उसके बेटे से ज्यादा बड़ा है, यानी कि अब यहाँ इस वाक्य से प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में इनमें ब्लड रिलेशन नहीं है। तो हम एल्डर के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ओल्डर का यूज करेंगे।
ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री देन, ही इज नाउ 10 years ओल्डर देन, वो अब 10 साल ज्यादा बड़ा है बजाय हिज सन, उसके बेटे से। अब हमारा सेंटेंस सही है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिनका आपस में ब्लड रिलेशन नहीं हो, या फिर वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट ये सिर्फ ब्लड रिलेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, राम जो है वो वाइज ज्यादा है बजाय इंटेलिजेंट होने से, बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, लेकिन वो इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। फैक्ट तथ्य या फिर सच्चाई। देखिए इस वाक्य को समझने के लिए कुछ दूसरे सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं। आपके सामने एक सेंटेंस है, शीला इज वाइजर देन हर सिस्टर, शीला जो है उसकी सिस्टर से ज्यादा बुद्धिमान है। हम यहां तुलना किसकी कर रहे हैं? जी हाँ, शीला की और उसकी सिस्टर की। दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहे हैं। कौन सी डिग्री आएगी? जी हाँ, कंपैरेटिव डिग्री, और देन का यूज भी हमने किया है। सेंटेंस हमारा सही है। जब भी हम दो अलग अलग व्यक्तियों की तुलना करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का ही यूज करते हैं। सेंटेंस हमारे लिए सही है। अब एक दूसरा वाक्य लिखता हूं। एक दूसरा वाक्य आपके सामने है, शीला इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, शीला जो है वो वाइज बुद्धिमान ज्यादा है बजाय ब्यूटीफुल होने के, यानी वो सुंदरता से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, वो सुंदर होने से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, तुलना मैं किसकी कर रहा हूं? दो अलग अलग व्यक्तियों की तुलना कर रहा हूं या एक ही व्यक्ति की दो खूबियों की तुलना हो रही है? जी हाँ, यहाँ सिर्फ शीला की तुलना हो रही है, यानी शीला के अंदर क्वालिटी है, शीला की विशेषता है सुंदर होना और बुद्धिमान होना, यानी कि यहाँ एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की तुलना हो रही है। शीला इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, शीला जो है वो सुंदर होने से ज्यादा बुद्धिमान है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ शीला की ही दो क्वालिटीज की तुलना कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की तुलना कर रहे हैं। सेंटेंस सही है क्या? जी नहीं, इस वक्त वाक्य हमारा गलत है। देखिए कभी भी जब हम एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज की तुलना करेंगे तो डिग्री तो कंपैरेटिव ही आएगी, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज करेंगे, यानी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का ही यूज करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जब हमारी बनेगी तो वो कभी भी ईआर से नहीं बनेगी। देखिए जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की डिग्री कैसे चेंज करते हैं ये हमने पढ़ा था। हमारे पास दो पैटर्न थे, ईआर और ईएसटी लगा करके हम लोग चेंज कर रहे थे, और दूसरा हम लोग मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे थे। अगर हमारे पास एक या दो सिलेबल या स्वर की ध्वनियां या फिर वोवल मौजूद हो तो ईआर और ईएसटी से हम लोग काम चलाते थे, और अगर तीन या तीन से ज्यादा स्वर की ध्वनियां या वोवल लेटर्स मौजूद होते थे तो हम मोर या मोस्ट का यूज करते थे। अब वाइज की डिग्री कैसे बनती है? जी हाँ, वाइज यानी वाइज दो ही केवल स्वर की ध्वनियां हैं, और लेटर्स की बात करें तो केवल दो ही वोवल लेटर्स हैं, तो इनकी डिग्री सामान्य तौर पर क्या बनेगी? वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट ही होगी। और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने यही कर रखा है, सेंटेंस हमारा सही था। लेकिन कभी भी जब हम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की तुलना करते हैं तो उस केस में हम लोग कभी भी ईआर या ईएसटी वाले पैटर्न का यूज नहीं करते। वहां पर फिर हम लोग वोवल साउंड या वोवल लेटर्स नहीं देखेंगे। कभी भी एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज की जब तुलना होगी तो वहां डिग्री हमेशा मोर से ही बनती है, वहां ईआर वाला पैटर्न हमारा इस्तेमाल नहीं होता। तो यहां हमारा क्या होगा? शीला इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, यानी कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की जब तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा मोर से ही बनेगी, और देन के बाद में जो डिग्री होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। देन से पहले हमेशा मोर से ही डिग्री बनेगी और देन के बाद में पॉजिटिव डिग्री ही मौजूद होगी। अब सेंटेंस पे आते हैं। राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, राम जो है वो इंटेलिजेंट होने से ज्यादा वाइजर है। सिर्फ राम की ही दो क्वालिटीज की तुलना हो रही है, तो जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की तुलना होगी तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी? जी हाँ, मोर वाइज का इस्तेमाल होगा। राम इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब हमारा सेंटेंस सही है। अगला वाक्य है, नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स वर प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड लास्ट ईयर। 20 से कम विद्यार्थी नहीं थे जिनको प्लग किया गया। प्लग का मतलब होता है एग्जाम से बाहर रख देना, बाहर कर देना, एग्जाइल कर देना, एलिमिनेट कर देना।
हेल्ड जो कि आयोजित हुई थी, हेल्ड आयोजित की गई थी लास्ट ईयर पिछले साल, यानी पिछले साल जो एग्जाम आयोजित की गई थी उसमें 20 से कम विद्यार्थी नहीं थे जिन्हें प्लग किया गया, हटाया गया। देखिए यहां लेस का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद में क्या है, जी हां देन। ये लेस कौन सी डिग्री है, देखिए ये होता है लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल थोड़ा, लेस उससे थोड़ा और लीस्ट सबसे ही थोड़ा, सबसे कम लीस्ट कहते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं एटलीस्ट, कम से कम, यानी लिटिल, लेस और लीस्ट। और एक होता है फ्यू और उसकी डिग्री बनती है फ्यूअर और फ्यूएस्ट। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि लिटिल, लेस और लीस्ट ये इस्तेमाल होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। यानी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर बात करेंगे तो उनके लिए हम लोग लिटिल, लेस और लीस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मात्रा में थोड़ा। और संख्या की जब हम बात करेंगे, यानी कि काउंटेबल की जब हम लोग बात करेंगे, काउंटेबल नाउन्स संख्या में, तो उस समय हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। चेक करते हैं सेंटेंस को। नो लेस देन 20 स्टूडेंट, 20 से कम विद्यार्थी नहीं थे। स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ काउंटेबल। और काउंटेबल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ फ्यू वाली संरचना इस्तेमाल करेंगे। और देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? जी हाँ फ्यूअर देन। नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स वर प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड लास्ट ईयर। 20 से कम विद्यार्थी नहीं थे जिन्हें प्लग किया गया, एलिमिनेट किया गया, हटाया गया एग्जामिनेशन से, जो कि लास्ट ईयर आयोजित की गई थी। नो फ्यूअर देन। अब हमारा सेंटेंस सही है। अगला एग्जाम्पल है, दिस इज रियली एंड ट्रूली ए वर्दी मैटर ऑफ नोट। दिस इज रियली, ये वास्तव में और बड़ी सच्चाई से काफी वर्दी मैटर ऑफ नोट, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिस पर ध्यान दिया जा सके। बताइए, देखिए यहां पर रियली और ट्रूली, वर्दी, रियली वास्तव में, ट्रूली बड़ी सच्चाई के साथ, वर्दी मैटर ऑफ नॉट। यहां पर मैटर क्या है? जी हाँ नाउन। और वर्दी मैटर, वर्दी क्या है? एडजेक्टिव। कि ये मामला जो है काफी वर्दी है। देखिए वर्दी का मीनिंग क्या होता है? देखिए वर्दी का मीनिंग होता है हैविंग क्वालिटीज, जिसके अंदर क्वालिटी हो। हैविंग क्वालिटीज, काफी क्वालिटीज हो, जिसको हम लोग लायक या काबिल भी कह देते हैं। ये मामला बड़ा ही वर्दी है, ये मामला बड़ा ही काबिल है या काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग कहना क्या चाहते हैं? ये मामला काफी महत्वपूर्ण है या बहुत ही ज्यादा काबिल मामला है, लायक मामला है? जी हाँ, हम लोग मीनिंग क्या देना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। और महत्वपूर्ण के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? जी हाँ, उसके लिए वर्दी नहीं होता, एक अलग एडजेक्टिव होता है, वो होता है वर्थ वाइल। एक एडजेक्टिव होता है वर्थ वाइल, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। और वर्दी का मतलब होता है काबिल या लायक, जिसमें क्वालिटी हो। जैसे हम लोग कई बार कह देते हैं प्रेज वर्दी, यानी तारीफ के काबिल। ट्रस्ट वर्दी, यानी भरोसे के काबिल। ब्लेम वर्दी, यानी आरोप लगाने के काबिल, आरोप लगाने लायक व्यक्ति है। तो ये वर्दी का मतलब तो काबिल या लायक, क्वालिटीज से है। और वर्थ वाइल का मतलब महत्वपूर्ण से है। अब सेंटेंस की डिमांड क्या है? सेंटेंस क्या चाहता है? ये मामला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है या काफी ज्यादा लायक है? जी हाँ, हमें मीनिंग क्या चाहिए? काफी महत्वपूर्ण मामला है, तो उस हिसाब से इस एडजेक्टिव का यूज यहाँ पर गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, वर्थ वाइल मैटर करना पड़ेगा। अब हमारा वाक्य सही होगा, दिस इज रियली एंड ट्रूली ए वर्थ वाइल मैटर ऑफ नॉट। तो कई बार एडजेक्टिव इस तरह से मिलते जुलते एडजेक्टिव होते हैं जिनके मीनिंग में अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ अर टाइम। इंदिरा गांधी जो थी अपने जमाने की पहली राजनेता थी। देखिए इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ अर टाइम। देखिए यहाँ फिर से हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक होता है फोरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला और फॉरमोस्ट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, या फिर हम लोग इसको जाना माना कह देते हैं। जैसे मैं कहूं कि देवानंद जो था अपने जमाने का फर्स्ट एक्टर था या फॉरमोस्ट एक्टर था,
जी हाँ, हम लोग उसको फोरमोस्ट एक्टर कहेंगे, जाना माना अभिनेता था, ना कि फर्स्ट। उसी तरह इंदिरा गांधी के बारे में अगर हम सेंटेंस बनाएं, वो पहली नेता थी या एक जानी मानी नेता थी अपने जमाने की, ऑफ आवर टाइम, अपने जमाने की। और कोई भी व्यक्ति अपने जमाने का जाना माना कहलाता है, प्रसिद्ध कहलाता है। तो यहां पर फर्स्ट के स्थान पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, फोरमोस्ट। डू यू नो दैट इंदिरा गांधी वॉज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ अ टाइम? वो अपने जमाने की काफी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध या जानी मानी नेता थी। अब हमारा वाक्य सही है। इफ यू फॉलो द विनिंग एज, अगर तुम विनिंग एज को फॉलो करो। देखिए विनिंग एज, इससे पहले क्या लगा हुआ है? जी हाँ, द लगा रखा है। देखिए हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के अंतर्गत, तब हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे। किसी भी मैगजीन के नाम से पहले या न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज होता है। तो इफ यू फॉलो द विनिंग एज, और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बड़े लेटर्स में, यानी ये किसी मैगजीन का नाम है या फिर किसी अखबार का नाम है। इफ यू फॉलो द विनिंग एज, अगर तुम इस विनिंग एज को फॉलो करते हो वेल एंड ट्रूली, काफी अच्छे से, बड़ी सच्चाई से अगर इसको फॉलो करते हो, अनुसरण करते हो, यू विल हैव सेंट% मार्क्स। तो तुम्हारे सेंट% मार्क्स आ जाएंगे इन इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तुम्हारे सेंट% मार्क्स आ सकते हैं। देखिए यहां सेंट% का यूज हुआ है। सेंट% का मतलब हम लोग कई बार स्पोकन में बोल देते हैं सेंट%। हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं? जी हाँ, 100% या 100% मार्क्स आ जाएंगे। देखिए सेंट% का मतलब वो नहीं होता जो हम अक्सर लगाते हैं। सेंट% का मतलब 100% नहीं है। अगर आपको 100% कहना है तो या तो आप कहिएगा फुल मार्क्स, या फिर आप 100% कहिएगा। या तो आप कहिएगा फुल मार्क्स या फिर 100%। देखिए सेंट% का मतलब ये नहीं होता। इस तरह से हम लोग स्पोकन में बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, जो कि गलत है। हमें सेंट% की जगह क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? जी हाँ, या तो हम लोग फुल मार्क्स लिखें या फिर 100% मार्क्स लिखें। तो ही हमारा वाक्य सही होगा।